हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने पिछली वीडियो में, जैसा तुम्हें पता है हम ग्रुप थ्योरी पढ़ रहे थे, तो पिछली वीडियो में हमने ग्रुप के एग्जाम्पल डिस्कस किए। मोनोइड सेमी ग्रुप क्या होता है और ग्रुपॉइड क्या होता है, आवेली समूह क्या होता है, अनावेली समूह क्या होता है, इन सब पर विचार किया और उनके बहुत एग्जाम्पल भी देखे। आज हम ग्रुप के एग्जाम्पल देख रहे हैं फाइनाइट वाले। हमने ग्रुप की कोटि भी पढ़ी थी, जिसे ग्रुप का ग्रुपांक, समूह का समूहांक भी कहते थे। ऑर्डर क्या होता था? ग्रुप जी में अवयवों की संख्या को, जब जी स्टार कोई एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होती है ना, ये मान लो ग्रुप है जी स्टार, ये जब एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होती है तो जब ये ग्रुप बन जाती है तो जी में अवयवों की संख्या को कहते हैं ग्रुप जी स्टार की कोटि। ऑर्डर किस में अवयवों की संख्या को? जी में, जैसे बोलते हैं कार्डिनलिटी ऑफ जी। ठीक है, इसे ऐसे डिनोट करते थे या करते थे ऑर्डर ऑफ जी से, ऐसे करते थे। जी में अवयवों की संख्या को कहते हैं ग्रुप जी की कार्डिनलिटी। यदि जी परिमित होता था तो कार्डिनलिटी फाइनाइट आएगी, मतलब हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिन पाते थे, काउंट कर पाते थे, तो जी को फाइनाइट ग्रुप बोल दिया क्योंकि उसमें परिमित अवयव थे। और यदि ऐसा नहीं हो पाता, अदरवाइज यानी जी में अवयवों की संख्या अनंत है, तो उसे अपरिमित समूह या अनंत समूह बोलते थे, इंग्लिश में बोलते थे इनफाइनाइट ग्रुप। तो हमने इनफाइनाइट ग्रुप के बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़ रखे हैं। जेड प्लस है, क्यू प्लस है, आर प्लस है, सी प्लस है ना। क्यू स्टार डॉट, आर स्टार डॉट, सी स्टार डॉट, ये हमने पढ़े। स्टार का मतलब है नॉन जीरो, जैसे आर स्टार कह रहे हैं तो रियल नंबर में से कौन हटा दो? जीरो। अशून्य वास्तविक संख्या है, नॉन जीरो रियल नंबर्स। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम बात करते हैं परिमित समूह की। परिमित समूह के उदाहरण, एग्जाम्पल्स ऑफ फाइनाइट ग्रुप। तो जैसा मैंने बताया कि ये चैप्टर सेकंड चल रहा है जेपीएच की बुक का, वैसे हम बोलें तो ग्रुप थ्योरी चल रही है। तो यहां तक का जो पोर्शन चल रहा है, और जेपीएच के अकॉर्डिंग देखते हैं तो चैप्टर 2 और चैप्टर 3, ये जो दो चैप्टर हैं, ये ब्रज यूनिवर्सिटी में, भरतपुर की ब्रज यूनिवर्सिटी में, महाराज सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय, इसमें ये फर्स्ट ईयर में ही पढ़ा दी जाती है। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, कोटा यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंटों को ये पूरा ही मॉडर्न एल्जेब्रा फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है, ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, फील्ड थ्योरी। तो वहाँ पर, और राजस्थान यूनिवर्सिटी के लिए फाइनल ईयर में पढ़ाए जाते हैं ये चैप्टर, वहाँ फर्स्ट ईयर में नहीं होते। वहाँ ये चैप्टर सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर यूनिट फर्स्ट बनाते हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में। और ब्रज यूनिवर्सिटी में, एमएसबीयू में चैप्टर 4 ही बस यूनिट फर्स्ट बनाता है। और कोटा यूनिवर्सिटी में तो 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है। तो यूनिट तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो ब्रज यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनके लिए यहाँ से क्वेश्चन आना है, ब्रज यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट के लिए यहाँ से क्वेश्चन नहीं आना है, क्योंकि ये उनके सिलेबस में अभी नहीं है। लेकिन हम उससे पढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि जो चैप्टर 4 है सब ग्रुप, उप समूह, वो जब ही समझ में आएगा जब हम पहले समूह को अच्छी तरह समझ लेंगे। तो जिनके ये सिलेबस में है, ब्रज यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर के, राजस्थान यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर के, कोटा यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर के, जिनके सिलेबस में ये है, यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि वो क्या करता है कि आपको एक सेट देगा, जी दे देगा, कुछ ना कुछ एक ऑपरेशन दे देगा। ऑपरेशन को कैसे भी डिनोट कर देते हैं, अभी हम जनरली स्टार से डिनोट कर रहे हैं। ये कुछ भी आ सकती है, डॉट से आ सकती है, प्लस से आ सकती है, ऑपरेशन में से ओ उठा लेता है, ओ से आ सकती है। मतलब प्लस जरूरी नहीं हमारा वाला प्लस हो, नाम मतलब सिंबल प्लस का उठा रहा है, डिफाइन करता है, वो कुछ भी तरह से हो सकती है। तो वहां से वो कहता है कि ये सेट है, ये ऑपरेशन, इस ऑपरेशन के साथ ये समुच्चय समूह बनाता है, सिद्ध कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिलेबस में हर जगह लिखा हुआ है एग्जाम्पल्स एंड डेफिनेशंस ऑफ ग्रुप, एग्जाम्पल एंड डेफिनेशन ऑफ ग्रुप। तो यहां से पक्का क्वेश्चन आता है कि ग्रुप एक सेट देगा, एक ऑपरेशन देगा और कहेगा कि सिद्ध कीजिए ये ग्रुप है, ये समुच्चय इस संक्रिया के सापेक्ष समूह बनाता है। द सेट फॉर्म्स अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन, कोई भी ऑपरेशन डिफाइन कर देगा, ऑपरेशन स्टार। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और यदि ये क्वेश्चन का थोड़ा सा अच्छा लेवल होता है तो 5 नंबर का आता है, थोड़ा छोटा होता है तो 2-2.5 नंबर का, 3 नंबर का आ जाता है, 3 मार्क्स तक का। तो हम देखते हैं कि कैसे हम इसे प्रूव करते हैं। यहाँ एग्जाम्पल भी लेते जाएंगे
हम दो काम कर रहे हैं एक साथ। एग्जाम्पल तो सीख ही रहे हैं, एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए। जैसे मैं आपको 7 एग्जाम्पल बहुत अच्छी तरह लेके चल रहा हूँ, Z प्लस Q प्लस R प्लस C प्लस। हमारे पास एग्जाम्पल्स का मॉडर्न अलजेब्रा ये अलग तरह का महत्व रखता है। आपने रियल एनालिसिस भी पढ़ी होगी, है ना। रियल एनालिसिस भी काफ़ी अच्छी सब्जेक्ट है, काफ़ी टफ सब्जेक्ट में से एक मानी जाती है, समझने वाली विषय बोल सकते हैं। सेम ऐसे ही मॉडर्न अलजेब्रा भी है, लेकिन इसको वक्त चाहिए। ये धीरे 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 आपके माइंड में सेट होता है, ऐसा नहीं होता। रियल में हो सकता है आप एक ही दिन में रीमान इंटीग्रेशन पूरा पूरा पढ़ें, अच्छी तरह से सीख सकते हैं कि ऐसे रीमान फंक्शन चेक करते हैं नहीं है, ऐसे हम चेक करते हैं डिफरेंशिएबल है कोई फंक्शन या नहीं है, वो कल नहीं, और उनको अच्छी तरह सेट कर सकते हैं हम। लेकिन मॉडर्न अलजेब्रा को लंबे समय में आपके दिमाग में फिट होता है। इसीलिए हर जगह भी, हर यूनिवर्सिटी में, हर कोई भी आप इंस्टीट्यूट लें, वहाँ अलजेब्रा ही पहले स्टार्ट करवाया जाता है जब कोई और सब्जेक्ट हो उसके साथ, जैसा कि हमने किया अलजेब्रा पहले स्टार्ट। ये धीरे धीरे आपके माइंड में जाएगा, तो आपको इसकी धीरे धीरे थ्योरम माइंड में सेट करते चलनी। अच्छा ये रूल होता है, ये प्रॉपर्टी होती है, थ्योरम्स होती हैं, ये एग्जाम्पल होते हैं। एग्जाम्पल क्या है, आपके काउंटर एग्जाम्पल की तरह काम करते हैं। जैसे आगे चल के आप IIT JAM का एग्जाम यदि देते हैं, वहाँ ग्रुप थ्योरी बहुत अच्छे लेवल पे आती है, बहुत अच्छे मार्क्स के साथ आती है। तो वहाँ आप पे काउंटर एग्जाम्पल होना चाहिए। जैसे 4 ऑप्शन आए और 1 चॉइस का क्वेश्चन है, MCQ टाइप का है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब आपको एक ही करेक्ट है उसमें। तो यदि बाई चांस आप काउंटर एग्जाम्पल को कहता है कि देयर एग्जिट अ ग्रुप सच दैट विच इज, ऐसे कुछ भी कह दे, विच एज आइडेंटिटी 1 और वही ऑपरेशन डिफाइन कर दे, इस ऑपरेशन के साथ एक उसका आइडेंटिटी बने, 2 उसका आइडेंटिटी बने, 6 उसका आइडेंटिटी बने, ऐसे हम एग्जाम्पल देखेंगे। तो आपको यदि वो एग्जाम्पल याद है उस जगह पर, तो आप तुरंत चेक कर सकते हैं कि ऐसा तो वो कहता है देयर डज नॉट एग्जिट, और आपके पास है एग्जाम्पल, तो आप तुरंत कर देंगे ये तो डिस्कार्ड, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि ऐसा एग्जाम्पल तो मेरे पास है। ऐसे ही यदि आपने 3 ऑप्शन गलत कर दिए तो आपका वो क्वेश्चन, चौथा ऑप्शन अपने आप सही, और आपका वो क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो वहाँ पर कम्पिटिटिव जब हम एग्ज़ाम देते हैं तो ज़रूरी नहीं होता, ये तो IIT JAM है बड़े लेवल का, इसमें क्या है MSQ क्वेश्चन भी आते हैं, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, एक से ज़्यादा ऑप्शन भी सही होते हैं। तो वहाँ ये ट्रिक हालांकि ज़्यादा काम की तो नहीं होती, पर इतनी ज़रूर हो जाती है कि ये ऑप्शन तो गलत है। यदि उसने जैसा कहा और आपके पास एक एग्जाम्पल ऐसा है, वो ऐसा नहीं कर रहा, तो आप कर देंगे ये तो गलत है। तो डिपेंड करता है आप पे कितने एग्जाम्पलों का ढेर है, कितनी आपकी थ्योरम्स, कितनी आपकी स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा अच्छी तरह क्लियर है माइंड में। तो मॉडर्न अलजेब्रा सब चीज़ों को एक साथ समाहित करके तब आपका स्ट्रक्चर बहुत अच्छी तरह माइंड में सेट कर पाता है। लंबे समय की सब्जेक्ट है, लिख लिख कर डेली याद कर करके एग्जाम्पल, तब इसे अपने माइंड में सेट करें। तो देखते हैं, मैं ये कह रहा था यहाँ से एग्जाम्पल तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, वहाँ से यहाँ से एक प्रूव करने का क्वेश्चन आता है, सिद्ध कीजिए प्रूव दैट इट इज़ अ ग्रुप विद दिस ऑपरेशन, कोई भी एक ऑपरेशन देगा। तो फाइनाइट जब ग्रुप का क्वेश्चन आता है प्रूव करने का, ग्रुप का प्रूव करने का क्वेश्चन फाइनाइट का भी हो सकता है और इनफाइनाइट का भी हो सकता है। जब फाइनाइट का आता है तो आपको क्या करना है, एक टेबल बनानी है, उसे नाम दिया जाता है कैले टेबल, उसकी हेल्प से प्रूव करते हैं फाइनाइट ग्रुप वाले एग्जाम्पल्स को। तो और जब इनफाइनाइट ग्रुप का एग्जाम्पल आता है, इनफाइनाइट होता है G, तब वो टेबल फेल हो जाती है, उस टेबल काम नहीं कर पाती। तो आपको ये पहला तो डिफरेंस याद करना है कि जैसे ही उसमें आया सिद्ध कीजिए ग्रुप है, तो ये तो पक्का है कि आपको G1 G2 G3 G4 वहाँ वेरीफाई करके दिखानी है कि देखो ये सेट इस ऑपरेशन के साथ इन चीज़ों को ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर फॉलो कर रही है। आबेली ग्रुप है तो 5वीं भी दिखानी है कम्यूटेटिविटी। दैट्स क्लियर। अब बात आती है यदि वो फाइनाइट है तो आपको टेबल के तहत प्रूफ करके दिखाना है, यदि वो फाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट है, तो उसके आगे हम आगे प्रोसेस देखेंगे कैसे प्रूव करते हैं कि ग्रुप बन जाता है। अभी फाइनाइट वाले हैं, जैसे हम पहला एक एग्जाम्पल उठाते हैं छोटा सा, हालांकि 1 ऑर्डर 2 ऑर्डर पर भी बात करेंगे, 3 ऑर्डर पर भी करेंगे। पहले मैं 4 ऑर्डर का एग्जाम्पल ले रहा हूँ जिससे हमें थोड़ा अच्छा समझ में आएगा। G ले लेते हैं 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा, 4 एलिमेंट हैं G में, और ऑपरेशन ले रहे हैं हम सम्मिश्र गुणन, कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन, वही गुणन संक्रिया है जो हम सीख के आए, बस सम्मिश्र है इसलिए सम्मिश्र गुणन लगा दिया। मतलब इसमें आयोटा वायोटा आ रहे हैं ना, इसलिए हमने सम्मिश्र गुणन नाम दे दिया। A + आयोटा B × C + आयोटा D कैसे होता है, मतलब मल्टीप्लिकेशन ही कॉमन जो हम पढ़ रहे हैं, अब तक पढ़ते हैं, वही है गुणा, ये ऑपरेशन है। और हमको सिद्ध ये करना है, क्वेश्चन हमारा ये है
सिद्ध करो कि जी, यहां डॉट लगाओ, जी डॉट एक समूह है। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बना दी, एक समूह है। तो अब देखो, जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको जीवन वेरीफाई करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? तो बहुत सी बुक्स में जीवन नहीं लिखा हुआ, तो उस चीज को मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूं, दोबारा भी कर देता हूं। उस चीज से आपको कहीं भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि ऐसा क्यों है कि कहीं G2 G3 मतलब 3 प्रॉपर्टी है, कहीं 4 प्रॉपर्टी। ग्रुप की एक्चुअली में 4 प्रॉपर्टी है। जब वो उस ऑपरेशन को उसमें बाइनरी बोल देता है तो जीवन का अस्तित्व खत्म हो जाता है। मतलब जीवन बोलो चाहे मत बोलो, बात बराबर हो जाती है, क्योंकि ये इसमें बाइनरी, तो जी इसके लिए क्लोज्ड और जी इसके लिए क्लोज्ड, तो ये बात जीवन खत्म। तो जीवन खत्म हो जाती है। अब बात G2 G3 G4 पर रह जाती है। इसलिए ऐसा कहते हैं कि वो बुक्स कहती हैं कि ग्रुप की 3 प्रॉपर्टी हैं, लेकिन मैंने तो नहीं दिया कि ये ऑपरेशन इसमें बाइनरी है, तो आपको जीवन भी प्रूफ करनी पड़ेगी। तो देखो करते क्या है, सबसे पहले इसको बोला तो जाता है कैले टेबल। क्या होती है कैले टेबल, कैसे बनाते हैं? जब आपको फाइनाइट ग्रुप का एग्जांपल आएगा तो सबसे पहले आपको एक टेबल बनानी है। टेबल बनाने में कुछ नहीं करना, मैं ग्रुप के सब मतलब जी के सब अवयवों की संक्रिया मतलब ऑपरेशन ये वाली जो दी जाती है वो इन्हीं से करता हूं। तो उसके लिए क्या करते हैं, इस तरह से टेबल बनाई जाती है कि यहां तो लगा दी जाती है संक्रिया यहाँ स्टार होगी तो स्टार, यहां मैंने संक्रिया डॉट से निरूपित की है, डॉट से डिनोट की है तो डॉट ही आएगी। और यहां एलिमेंट लिख देते हैं लाइन से 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। इसी क्रम में यहां लिखने, ये एक ऑर्डर चेंज नहीं करना, यहां से जरूरी नहीं यही लिखें, इनको तो कैसे ही बदल दो, लेकिन जो यहां लिखें ऐसे ही यहां लिखना, उसी क्रम में, बदल ही नहीं चाहिए। कहीं इसमें आप माइनस आयोटा को ऊपर कर दें, आयोटा को नीचे कर दें तो गलत हो जाएगी। ये एक टेबल कैले टेबल का रूल है कि आपको जैसे आपने रो में लिखे एलिमेंट ऐसे ही कॉलम में लिखें, ठीक है? जैसे पंक्ति में लिखें वैसे स्तंभ में लिखें। और क्या करते हैं, इस ऑपरेशन को उनके बीच में ऑपरेट करते हैं, संक्रिया करते हैं। तो 1 × 1 1, 1 × -1 -1, 1 × आयोटा, 1 × माइनस आयोटा माइनस आयोटा, -1 × 1 -1, -1 × -1 1, -1 × आयोटा माइनस आयोटा, -1 × माइनस आयोटा, -1 × माइनस आयोटा प्लस आयोटा, आयोटा × 1 आयोटा, आयोटा × -1 माइनस आयोटा, आयोटा × आयोटा -1, आयोटा × माइनस आयोटा प्लस 1, माइनस आयोटा × 1 माइनस आयोटा, माइनस आयोटा × -1 आयोटा, माइनस आयोटा × आयोटा प्लस 1, माइनस आयोटा × माइनस आयोटा -1। तो ऐसे करके यदि उसमें 5 एलिमेंट हैं तो यहाँ 5 लिखो, यहाँ 5 एलिमेंट लिखो, ऑपरेट करके टेबल बना दो। 6 हैं तो 6 लिख लो, 7 हैं तो 7 लिख लो, जो भी एलिमेंट्स आपके पास हैं उनको लिख लो। सेम जिस तरह से यहाँ जमाएं उसी तरह से यहाँ जमाओ, बस ये चीज़ यहाँ रखनी है। और जो ऑपरेशन है वो ऑपरेट कर दो। या तो ऑपरेशन आपकी जानी पहचानी होगी, आपकी जानी पहचानी नहीं होगी तो वहाँ डिफाइन कर रखी होगी। मतलब जैसे वो स्टार बोल रहा है तो स्टार भी मतलब कुछ भी हो, ऐसे हो तो वो बताता है कि 2 अवयवों के बीच में ए स्टार बी का मतलब क्या है। 2 के बीच में स्टार लगाने का मतलब है उनका जोड़ माइनस उनका गुणा। ऐसे होगी, जो होगी वो डिफाइन करेगा। ऐसे होगी कि दोनों गुणा करो, 4 से डिवाइड कर दो। तो वो ऑपरेशन आपको रीड करना आना चाहिए। रीड करना उसे बोलते हैं, ऑपरेशन को रीड करना। हम ऑपरेशन सीखे, पढ़ना है नहीं सीखे, ऐसे। तो यहां पे तो सिंपल हमारा मल्टीप्लीकेशन है तो हमने कर दिया मल्टीप्लीकेशन। अब बात करते हैं इससे फिर हम क्या करेंगे। तो यहां सबसे पहले जीवन स्टार्ट करते हैं। मुझे जीवन G2 G3 G4 ही वेरीफाई करानी थी। जीवन G2 G3 G4 वेरीफाई होते ही ये जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है G डॉट, ये क्या बन जाएगी, ग्रुप बन जाएगी। तो देखिए जीवन क्या कहती है, समृद्धता, क्लोजरनेस। क्या कहती है कि जी के कोई 2 अवयव उठाओ, कोई 2, उनको ऑपरेट करो, आने वाला अवयव जी में ही होना चाहिए, ऐसा कहता है ग्रुप। ग्रुप की जीवन प्रॉपर्टी ऐसा ही कहती है, क्लोजरनेस। तो हमने क्या यही तो किया है यहाँ कि जी के सब एलिमेंटों की ऑपरेशन, जी के सब एलिमेंट्स कर दी ना, जी के सब एलिमेंट्स से। तो इसमें हुआ क्या
जब इनके सब एलिमेंटों के ऑपरेशन इनके सब एलिमेंटों कर दी तो ये एलिमेंट आए। हम चाह रहे हैं कि आने वाला तीसरा एलिमेंट जी में ही आए, तो यही तो एलिमेंट है वो, इसकी इससे ऑपरेशन करने पे ये आया, इसकी इससे ऑपरेशन करने पे ये आया, तो ऐसे आते गए ये। तो बस ये चेक कर लो। तो अब मैं सिखा रहा हूं टेबल से समरूपता कैसे चेक करते हैं। मैंने बताया ना भी, दो तरह के एग्जाम्पल आएंगे, एक तो फाइनाइट, एक इनफाइनाइट। फाइनाइट को ग्रुप प्रूव करना है तो कैले टेबल से। अब फिर मैं बता रहा हूं जीवन कैसे प्रूव करते हैं कैले टेबल से। जीवन ऐसे प्रूव करते हैं, यदि टेबल का हर एलिमेंट, हर अवयव जी का ही है तो जीवन प्रूफ कि मैंने जी के सब एलिमेंट्स की संक्रिया सब एलिमेंट्स से करके देख ली, ऑल एलिमेंट्स की ऑपरेशन ऑल एलिमेंट्स से, कोई भी अवयव जी से बाहर नहीं गया। देख लो, चेक करें आप, या तो 1 है या -1 है, आयोटा है माइनस आयोटा है। तो हम ये कह सकते हैं कि कैले टेबल से या उपरोक्त सारणी से, इस अबव टेबल है ना, इससे स्पष्ट है क्या कि जी के किन्हीं भी दो अवयवों की संक्रिया करने पर आने वाला तीसरा अवयव कहाँ प्राप्त होता है? जी में ही प्राप्त होता है, जी में ही आता है। तो इसलिए जी इस संक्रिया के लिए समर्थ है। और ये चीज़ अपने आप ऑब्वियस स्पष्ट हो जाती है। तो आप लैंग्वेज ये लिखेंगे, चूंकि यहां से स्टार्ट करेंगे, चूंकि सिंस, चूंकि संक्रिया सारणी का प्रत्येक अवयव, इसे संक्रिया सारणी भी बोलते हैं, कैले टेबल भी बोलते हैं, प्रत्येक अवयव, हर एलिमेंट समुच्चय जी का ही है, समुच्चय जी का ही है। अतः समुच्चय जी, इसमें अतः समुच्चय जी इस सम्मिश्र गुणन संक्रिया, चिन्ह लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, डॉट, के लिए समव्रत है। यहां तक कोई कष्ट? सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ ऑपरेशन टेबल या एवरी एलिमेंट ऑफ कैले टेबल इच बिलोंग्स टू जी, हेंस सेट जी इज क्लोज्ड। कौन क्लोज्ड होता है? मैं बार बार कह रहा हूं, समरूपता किसकी प्रॉपर्टी है? जी की। जी क्लोज्ड होगा या नहीं होगा? ऑपरेशन का, इसमें ऑपरेशन को नहीं बोलते क्लोज्ड होना या नहीं होना, ऑपरेशन बोलते हैं तो बाइनरी बोलते हैं। हेंस सेट जी इज क्लोज्ड फॉर दिस ऑपरेशन मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन डॉट। तो जीवन प्रूफ, जीवन वेरीफाई हो गई। इसका मतलब ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर तो है, ग्रुपॉइड तो है, क्वेसी समूह तो है। 3 नाम बताए थे मैंने इसकी। अब बात करते हैं G2 की। इसमें यहां आप ऐसे है जीवन, जैसे ये नोटेशन हमारे बनाए हुए हैं, कोई इन्हें जानता है या नहीं जानता, इसलिए हम इनमें नाम भी लिखते चलते हैं। समव्रतता, क्लोजरनेस, ठीक है। दूसरी बात करते हैं साचरता, एसोसिएटिविटी। साचरता कैले टेबल से प्रूफ नहीं होगी। साचरता इनफाइनाइट ग्रुप के लिए और फाइनाइट ग्रुप के लिए, दोनों के लिए अपने आप ही आपको प्रूव करनी पड़ेगी, उसका इस टेबल से कोई लेना देना नहीं होता। जैसे इनफाइनाइट ग्रुप में भी किया करेंगे, ऐसे ही यहाँ फाइनाइट ग्रुप में कर रहे हैं, मतलब दोनों का सेम प्रोसेस है। तो साचरता या तो आपको प्रूव करनी पड़ेगी, दिखाना पड़ेगा A स्टार B स्टार C किसी भी ऑर्डर में करो बराबर आता है, ठीक है। यहां लेकिन आपको छूट है, यदि ऑपरेशन आपकी जानी पहचानी है, आप उस ऑपरेशन के बारे में जानते हैं और वो सहचारी होती है, तो आप कह सकते हैं कि वो सहचारी है, ठीक है। अब बताइए ये कौन सी ऑपरेशन है? हमारी गुणा है। हमारा गुणा तो पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट C पर कॉम्यूटेटिव होता है, आप कहते हो ना, सॉरी एसोसिएटिव होता है। Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 बराबर आता है Z1 इंटू Z2 इंटू Z3। कैसे भी कर लो इनका मल्टीप्लीकेशन, बराबर आता है। तो जब ये ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट पर ट्रू होता है, बता देता हूं, साचरता और क्रमनिर्मिता, एसोसिएटिविटी और कॉम्यूटेटिविटी, ये ऑपरेशन की प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी? ऑपरेशन की। जब ये किसी सेट पर लागू हो जाती हैं, उस सेट में फॉलो होती हैं, तो उसके सब सेट पे भी फॉलो होती हैं। क्योंकि ये अवयव कम ज़्यादा का मतलब नहीं होता, किसी सेट पर जब ये फॉलो हो गई तो उसके सब सेट पे भी फॉलो होंगी, क्योंकि उनका मतलब था कि हम ऐसा करेंगे। और जैसे कॉम्यूटेटिविटी बात करें तो Z1 इंटू Z2 इक्वल टू Z2 इंटू Z1, ये कॉम्यूटेटिविटी है, साचर क्रमनिर्मिता है।
तो ये कहता है जब सबके लिए है तो कुछ तुम अद्भुत मतलब छांट के भी अवयव लाओगे ना, कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट्स लोगे, उन पे भी ये दोनों ट्रू होती है। तो याद कर लो, यदि साक्षरता और क्रमनियमितता किसी सेट पर ट्रू हैं, किसी सेट में फॉलो होती हैं, उस सेट में उनकी पालना होती है, ठीक है, कॉम्यूटेटिविटी और एसोसिएटिविटी, तो उसके हर सबसेट पर वो लागू होती हैं। चूंकि ये हमारा सम्मिश्र गुणन है, पूरी सम्मिश्र संख्या सी पर ये लागू होता है, मतलब सहचारी होती है संक्रिया पूरे सी में, तो इस जी में क्या, जी से क्या दुश्मनी है इसकी, ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही तो है, जी सी का सबसेट ही तो है, तो इस पर भी लागू होगी। तो हम ये कह सकते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि सम्मिश्र गुणन संक्रिया, सिंस वी नो दैट कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लीकेशन, सम्मिश्र गुणन संक्रिया सम्मिश्र संख्याओं या कॉमा है के समुच्चय सी में सहचारी होती है। कौन सहचारी, किसकी बात की है मैंने बात की संक्रिया की। सम्मिश्र गुणन संक्रिया किस में होती है, सम्मिश्र संख्याओं के समुच्चय सी में। सी सहचारी नहीं है, सी में सहचारी है कौन, सम्मिश्र गुणन संक्रिया। दोनों किसकी प्रॉपर्टी है, ऑपरेशन की, तो ऑपरेशन होती है सहचारी, एसोसिएटिव। सिंस वी नो दैट मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव इन सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है, सी सहचारी होती है, तथा G इज द सबसेट ऑफ C। मुझे दिख रहा है इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, तो C का सबसेट है, तो ये C का सबसेट है, तो इसमें भी लागू होगी। दिस इंप्लाइज, यह संक्रिया G में सहचारी है। दिस इंप्लाइज दिस ऑपरेशन इज एसोसिएटिव इन G। तो G2 वेरीफाइड, G2 हो गया प्रूफ, तो इसका मतलब सेमी ग्रुप तो बन गया, ठीक है। अब बात करते हैं G3 की, तस्मक अवयव। कैले टेबल से कैसे तस्मक अवयव ढूंढते हैं, बता रहा हूं दोबारा। फाइनाइट जब आता है तो कैले टेबल से प्रूव करते हैं, तो कैले टेबल में साक्षरता तो बिल्कुल, साक्षरता तो आपको दोनों में एक ही तरह प्रूव करनी पड़ेगी, और वो या तो आप जानते हैं तो सीधे लिखो, ऐसे मैंने जैसे लिखा, यदि आप नहीं जानते तो प्रूफ करो, देखेंगे 2-4 सवाल उसके भी करेंगे प्रूफ करने के। अब बात करते हैं तस्मक अवयव। इनफाइनाइट वालों के लिए तस्मक अवयव के लिए अलग प्रोसेस होगा, फाइनाइट वालों के लिए ये है। क्या करते हैं, कैले टेबल में ऐसी रो ढूंढते हैं जो सेम इसके जैसी हो, आइडेंटिटी इसकी बिल्कुल जैसी। तो देखो ये 1 1 -1 -1 आयोटा आयोटा माइनस आयोटा माइनस आयोटा, ये रही। तो जो कॉलम जो रो इसके जैसी होगी सेम, उसको ऐसे करते हैं, नोटिस कर लेते हैं, मतलब चाहे अपने ऐसे मत दिखाओ यहाँ, आप अपने माइंड में ही कर सकते हैं। और उसके सामने वाला एलिमेंट कॉलम में, उसके सामने वाला एलिमेंट आइडेंटिटी होता है। क्यों होता है, क्योंकि आइडेंटिटी की डेफिनेशन ये थी कि जिससे ऑपरेट करने पे कोई फर्क ना पड़े। तो जब मैं कह रहा हूँ सेम यही आ रही है, इसका मतलब क्या है, 1 से ऑपरेट करने पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जब भी तो वही आ रहा है। 1 का 1 आ गया, -1 का -1 आ गया, आयोटा का आयोटा आ गया, माइनस आयोटा का माइनस आयोटा आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि इस 1 से G के किसी भी अवयव की, ये सब एलिमेंट है ना, G के किसी भी अवयव की ऑपरेशन करो वही एलिमेंट आ जाता है, वही एलिमेंट आ जाता है। इसका मतलब ये 1 क्या है, आइडेंटिटी। तो हम ऐसे ढूंढते हैं कि सेम रो ढूंढ लेते हैं और उसके सामने वाला एलिमेंट। ऐसा कॉलम में भी कर सकते हैं, सेम कॉलम ढूंढ लो, यही कॉलम आएगा, देख लो, इसके सामने वाला एलिमेंट कौन होता है, आइडेंटिटी। लेकिन यहाँ लिखते ऐसे नहीं है कॉलम वॉलम, हम लिखते क्या है वो देखो। G3 हम लिखते हैं, चूंकि संक्रिया सारणी से स्पष्ट है, सिंस इट इज क्लियर फ्रॉम ऑपरेशन टेबल, स्पष्ट है कि क्या, कि G के अवयव 1 की संक्रिया G के किसी भी अवयव से करने पर वही अवयव प्राप्त होता है।
इसमें लैंग्वेज का बहुत रोल है, आपकी लैंग्वेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप ऐसा ना हो कि आप ऑपरेशन को क्लोज बता रहे हैं, सेट को सहचारी बता रहे हैं, एसोसिएटिव बता रहे हैं, तो वो थोड़ा सा आप ये दिखाएंगे उस लैंग्वेज में कि हमको अभी ग्रुप अच्छी तरह नहीं आता, हमें ये नहीं आता कौन सी प्रॉपर्टी किसकी है। इसलिए आप इसमें बहुत अच्छी तरह से इन चीज़ों को सोच सोच के लिखें। क्या लाइन लिखनी है कि हमें ये पता है इस ऑपरेशन टेबल से, ज़्यादा रटापिटी तो नहीं करनी, कि जी का अवयव जो 1 है उसको कॉमा लगा दो, की संक्रिया जी के अवयव 1 की संक्रिया जी के किसी भी अवयव से करने पर वही अवयव प्राप्त होता है। या आप ये लाइन नहीं लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं, संक्रिया सारणी से स्पष्ट है कि 1 का इंटू 1 से कर रहे हैं तो भी 1 आ रहा है, ऐसे कर रहे हैं तो अब भी आ रहा है, 1 का इंटू -1 से कर रहे हैं या लगाकर तो -1 ही आ रहा है, चाहे आगे से कर, मैं बता रहा था ना दोनों साइड से, वाम और दक्षिण, लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड से कर रहे हैं। 1 को ऑपरेट एक बार आगे सीखे एक बार पीछे सीख रहे हैं। ऐसे ही 1 इंटू आयोटा कर रहे हैं तो आयोटा ही आ रहा है, और चाहे आयोटा इंटू 1 करो। ऐसे ही 1 इंटू माइनस आयोटा कर रहे हैं तो माइनस आयोटा ही आ रहा है, और चाहे माइनस आयोटा इंटू 1 करो। तो इससे क्या पता चल रहा है कि 1 को ऑपरेट करने में तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जो एलिमेंट से कर रहे हैं वही आता जा रहा है। ये लाइन यहाँ पे लैंग्वेज में लिखी हुई है, ये लाइन मैथमेटिकल लिखी हुई है ना। सिंस इट इज क्लियर फ्रॉम द ऑपरेशन टेबल सच दैट क्या क्लियर है कि if we operate any element of G with one element of G, we get same element of G। हम वही एलिमेंट मिल जाता है हमें वापस लौट के। तो इसका मतलब क्या है, 1 क्या है इस संक्रिया का तस्मा का व्यवहार, दिस इम्प्लाइज 1 सम्मिश्र गुणन संक्रिया का, या ऐसे एक ही बार में खत्म कर दो, इस संक्रिया का तस्मक, पहली बात तो ये हो गया क्लियर, का तस्मक अवयव 1। एक तो ये होता लिखते हम 1 है, नहीं लिख रहे 1, वो लाइन और खत्म करो। G3 क्या कहता था, याद करो कि वहां तस्मक अवयव आना मायने नहीं रख रहा था, तस्मक अवयव जी में आना चाहिए, ये बात थी प्रॉपर तो G3 की। तो यहां से हमें ये पता चला है कि इसका तस्मक अवयव 1 है, आइडेंटिटी एलिमेंट 1 है, लेकिन अब ये और दिखाओ 1 जी में ही तो है, हमने लिखा भी है जी के अवयव 1, देख भी रहा है जी में ही है 1। तो इस संक्रिया का तस्मक अवयव 1 जी में विद्यमान है। ये लाइन यहाँ खत्म होती है, नहीं तो आप 2 लाइन लिखनी पड़ती हैं। दिस इंप्लाइज संक्रिया का तस्मक अवयव 1 है एंड 1 जी में विद्यमान है। ठीक, दैट्स क्लियर। तो यहाँ से G3 वेरीफाई हुई कि इस संक्रिया का तस्मक अवयव हमने निकाल लिया और कहाँ गया वो जी में। अब बात करते हैं G4 की। G4 क्या है? G4 प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। यहां G3 में लिख सकते हैं आप तस्मक अवयव का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। तो ये क्या है देखते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। ये क्या कहता था? इस ऑपरेशन का कहना यह था कि जी के हर एलिमेंट का इनवर्स आना चाहिए, और कहां आना चाहिए? जी में ही आना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए। जी के हर एलिमेंट का इनवर्स आना चाहिए, और कहां पर आना चाहिए? जी में ही, बाहर नहीं। तो देखो कैसे करते हैं कि मुझे जी के हर एलिमेंट का इनवर्स चाहिए। जब ये फाइनाइट वाला एग्जांपल होता है, फाइनाइट वाला, यहाँ दोनों तरह से होगा, फाइनाइट और इनफाइनाइट के अलग अलग होते हैं, बस G2 को छोड़कर बाकी सब में अलग अलग है। फाइनाइट का केस है तो आपको कैली टेबल से प्रूव करने, और यदि इनफाइनाइट का केस है तो फिर ये कैली टेबल काम नहीं करती, हम इसे बनाते भी नहीं, बना भी नहीं सकते ना। इनफाइनाइट एलिमेंट आप कैसे दिखाएंगे? इधर और इधर इनफाइनाइट एलिमेंट आएंगे, नहीं दिखा पाएंगे। तो अब यहाँ पर भी यहीं से स्टार्ट करते हैं, चूंकि संक्रिया सारणी से स्पष्ट है कि क्या, देखो वैसे तो देखते तो ऐसे हैं, कैली टेबल से कैसे देखते हैं इनवर्स, कि आपको आइडेंटिटी पता चल गया। जी सर पता चल गया, आइडेंटिटी 1 है, तो पहले आपको आइडेंटिटी पता चल जाएगा तभी इनवर्स पे जाते हैं। मैंने वैसे भी कहा था कि आइडेंटिटी हमें पता होना चाहिए तभी तो हम इनवर्स पे जा पाएंगे। आइडेंटिटी की डेफिनेशन काम आती है, उसमें A स्टार B इक्वल टू E इक्वल टू B स्टार A होता है, तब हम कहते हैं B A का इनवर्स है और A B का इनवर्स है। तो
हमें आइडेंटिटी जब पता चल जाता है तो कैली टेबल से कैसे दिखते हैं, इसमें जहाँ जहाँ आइडेंटिटी आ रहा है, ये तो हमारी रो कॉलम और रो है, इनको तो छोड़ दो, जहाँ जहाँ टेबल में आ रहा है, यहाँ आ रहा है 1, उन्हें मार्क करो, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, जहाँ भी आ रहा होता है वहाँ से दोनों तरफ जाओ, इधर और इधर लीडिंग एलिमेंट देखो, मतलब इसकी, ठीक है, इसका लीडिंग एलिमेंट इधर, ये रो में भी देखो कॉलम में भी देखो, तो ये एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, लीडिंग एलिमेंट आर इन्वर्स ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। तो 1 का इन्वर्स एलिमेंट, सॉरी आयोटा का इन्वर्स एलिमेंट माइनस आयोटा, और माइनस आयोटा का इन्वर्स एलिमेंट आयोटा, ऐसे ही आप इधर जा सकते हैं, जहाँ जहाँ 1 है वहाँ से दोनों तरफ जाओ, माइनस आयोटा का माइनस, वो सॉरी माइनस 1 का माइनस 1, माइनस 1 का माइनस 1, मतलब माइनस 1 का इन्वर्स माइनस 1 है, 1 का इन्वर्स 1 है, आयोटा का इन्वर्स माइनस आयोटा है, तो माइनस आयोटा का माइनस आयोटा का कौन हुआ, आयोटा, चाहे यहाँ से देख लो, माइनस आयोटा का आयोटा, आयोटा का माइनस आयोटा। तो हम ऐसे चेक करते हैं कैली टेबल से कि कौन किसका इन्वर्स है। कैसे पता चलता है? ऐसे पता चलता है कि हम पहले जहाँ जहाँ आइडेंटिटी इसमें आता है उनको मार्क करते हैं और वहाँ से फिर दोनों साइड में जाते हैं। कैसे? लीडिंग एलिमेंट पे। तो ये दोनों जो लीडिंग एलिमेंट होते हैं वो एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। ऐसे तो चेक करना होता है बहुत जल्दी, जब हम देखते हैं एग्जाम में, हम क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करते हैं। यहाँ तो हम सीधे लिख सकते हैं, संक्रिया सारणी से स्पष्ट है कि क्या, कि 1 का इंटू 1 से कर रहे हैं तो यहाँ आइडेंटिटी आना चाहिए ना, 1 A स्टार B इक्वल टू E, ये डेफिनेशन थी। तो ऐसे ही हम बात करते हैं ऑर्डर 3 के, ऑर्डर 3 के ग्रुप की। ऑर्डर 3 का हम एक ग्रुप ले रहे हैं, चलो जी में 3 एलिमेंट ले लें तो ऑर्डर 3 हो जाएगा, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। बहुत में लेंगे, अभी हम ये ले रहे हैं जहाँ ओमेगा क्या इकाई का घनमूल है। ओमेगा इकाई घनमूल है मतलब क्या है? जब हम एक्स क्यू इक्वल टू 1, मतलब x इक्वल टू 1 टू द पावर 1/3 को सॉल्व करते हैं तो ये आंसर आते हैं 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। इनमें क्या प्रॉपर्टी होती है कि इन तीनों का गुणा करते हैं तो 1 आता है और इन तीनों को जोड़ते हैं तो 0 आता है। तो देखो यहाँ ऑपरेशन वही है, सम्मिश्र गुणन। तो मैंने ऑपरेशन गुणा ली तो 1 का इंटू 1 से 1, ओमेगा से ओमेगा, 1 का इंटू ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इंटू 1 ओमेगा, ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यू आएगा, ओमेगा क्यू 1 होता है तो 1, ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा ओमेगा क्यू आएगा 1 होता है, और ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 4 आएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, ओमेगा क्यू तो 1 होता है, तो ये क्या आ जाएगा ओमेगा। तो हम देखेंगे कि संक्रिया सारणी का हर अवयव समुच्चय जी का ही है, तो जीवन पास है ना, जीवन वेरीफाइड। अब बात करते हैं G2 की। तो चूंकि ये जो सम्मिश्र गुणन संक्रिया है पूरे C में ही सहचारी होती है, एसोसिएटिव होती है, और चूंकि G तो सबसेट है C का, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, हर संख्या सम्मिश्र संख्या होती है। और चूंकि G सबसेट है C का तो इसलिए G में भी ये ऑपरेशन कैसी होगी, सहचारी एसोसिएटिव, G2 पास। मतलब G2 तो सीधा पेस्ट करके लाना, कुछ भी नहीं बदलना पहले वाले एग्जाम्पल का, फर्स्ट एग्जाम्पल का। अब बात करते हैं G3 की। तो आइडेंटिटी एलिमेंट कौन है? आपको वैसे ही पता है, गुणा संक्रिया का आइडेंटिटी 1 होता है। इस ऑपरेशन से भी दिख रहा है, इस टेबल से भी दिख रहा है कि यहाँ आ गया 1, सेम आ रही है ना, तो इसके सामने वाला 1 है। तो 1 किसका एलिमेंट है? G का। इसका मतलब इस गुणा संक्रिया का तस्मक अवयव कहाँ विद्यमान है? G में विद्यमान है। G3 फॉलो हो गई, G3 को ये मतलब सेटिस्फाई करता है। G4 के लिए देखो 1 कहाँ कहाँ आ रहा है, तो ओमेगा स्क्वायर का इन्वर्स ओमेगा, ऐसे ही ये ओमेगा का इन्वर्स ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा, और 1 का इन्वर्स 1। तो इसलिए ये पता चला कि G के प्रत्येक अवयव का इन्वर्स एलिमेंट कहाँ है? G में विद्यमान है। तो इसलिए ये भी क्या बनाता है? ग्रुप बनाता है। बात करते हैं क्रमबद्धता की। चूंकि ये हमारी गुणा संक्रिया है तो कॉम्यूटेटिव होती है, पूरे C में होती है तो यहाँ भी होगी, तो इसलिए आवेली ग्रुप बनाता है। कितने ऑर्डर का है? 3 एलिमेंट है, 3 ऑर्डर का है। ठीक। इसी तरह एग्जाम्पल 3, G इक्वल टू 1 माइनस 1, और ऑपरेशन वही है डॉट। तो इसके लिए आप कैली टेबल बनाएंगे, डॉट लेंगे 1 माइनस 1 1 माइनस 1, 1 का इंटू इससे करेंगे 1, 1 का इंटू -1 से -1, -1 का इंटू -1, -1 इंटू -1 1। चूंकि संक्रिया सारणी का प्रत्येक अवयव समुच्चय G का ही है तो G1 वेरीफाइड। G2 आप सीधी कहेंगे
क्योंकि पूरे आर में ही ये गुणा संक्रिया कैसी होती है। अब आर की बात कर लो, जो सी की करें तो सी की कर लो, क्योंकि ये हमें संख्या भी है और वास्तविक भी है। तो भले वास्तविक संख्याओं में दिखा दो, ये आर का भी सबसेट है। क्योंकि जो हमारी ये आर, ये जो ऑपरेशन है गुणा, ये पूरे आर में कैसी होती है, क्रम वो सहचारी होती है, तो यहाँ भी सहचारी होगी, एसोसिएटिव होगी। तो एज इट इज कॉपी करना है। तो G2 तो G3 आप देख लो सेम रो कहाँ आ रही है, यहाँ, तो इसके सामने वाला 1, तो 1 इसका आइडेंटिटी है, सेम पेस्ट करना है। और ऐसे ही G4 में क्या देखना है कि आप देख पाएंगे 1 इसमें कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है और यहाँ आ रहा है। तो 1 से इधर जाओ, तो -1 का इन्वर्स -1 और 1 का इन्वर्स 1। तो ये 2 ऑर्डर का हो गया। तो हमने 2 ऑर्डर का देखा, 3 ऑर्डर का देखा, 4 ऑर्डर का देखा, और भी देखेंगे कल 4 ऑर्डर का, फिर 5 ऑर्डर का, और ऐसे ही हम 7-8 एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे फाइनाइट ऑर्डर के। उनमें फिर कुछ अच्छे लेवल के भी करेंगे। तो आज हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।